हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी हमने सॉम का यूनिट 1 और 2 के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा यूनिट 3 में। जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला लिया है कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। हमने ध्यान से देना दोस्तों, हमने क्या लिया है, ओपन कॉइल के लिए मैं डेरिवेट कर रहा हूं, ना कि क्लोज कॉइल के लिए। तो ओपन कॉइल में क्या होता है कि जब ओपन होगी तो उसका गैप जो ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ द कंसेक्यूटिव जो उसके टर्न होते हैं उनमें गैप क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमारी उस तरीके स्प्रिंग कहलाती है ओपन कॉइल के हेलिकल स्प्रिंग। और इनका जो हेलिक्स एंगल होता है वो ग्रेटर देन 10 डिग्री होता है। और इनके इंड कोई जरूरी नहीं है कि सपोर्टेड फिक्स हो, इट्स इंड आर नॉट सपोर्टेड। दिस टाइप्स ऑफ स्प्रिंग आर कॉल्ड द ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में कि इसका डिफ्लेक्शन के हम कैसे फाइंड करेंगे। आइए बात करते हैं डिफ्लेक्शन के बारे में। अब देखो, ये मेरी सिंपल एक स्प्रिंग मैंने ड्रा किया हुआ है। ये हमारा क्या है, डी है, जो इसका डायमीटर होगा कुछ ऐसे, क्योंकि ये कंटिन्यू घूम रही है तो उसका डी हमारा क्या है, स्प्रिंग का डायमीटर है। आर मैंने इसका मान लिया रेडियस है मीन, और पी क्या है, पिच है ऑफ द स्प्रिंग की, और नंबर ऑफ द टर्न है, इसलिए इसको एन भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये आप लिख लीजिएगा जैसा मैं बता रहा हूं। अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए देखूं कि हमारी जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है वो कितनी आएगी। आपकी बुक में दोस्तों कुछ ज्यादा लिखा हुआ है स्टार्टिंग अलग तरीके से, जो मैं समझाऊंगा वो शार्ट में समझाऊंगा, आप लिखने को लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितनी होगी, अगर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग की बात करूं, क्या कह रहा है ये, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग मतलब पूरी लेंथ की स्प्रिंग कितनी है, ठीक है। अब जो हमारी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है टोटल वो कितनी होगी, 2 पाई आर सेक अल्फा, और नंबर ऑफ द टर्न है इसलिए आन। अब ये कॉस अल्फा किस लिए लिया गया है, क्योंकि जो भी हमारा टर्म है 2 पाई आर है, ये अल्फा के टर्म है। अगर हमें ये वैल्यू चाहिए पूरी, ये तो हमारी ये लेंथ हो जाएगी स्प्रिंग की, तो इसलिए मैंने कंसिडर किया 2 पाई आर एन आर सेक अल्फा। ओके, आपको याद रखना है कि हमारी ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हमें फर्स्टली क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अब मैं बात करता हूं इसमें ट्विस्टिंग और बेंडिंग की। अब ये जब ये डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, डिफ्लेक्शन किस कंडीशन में प्रोड्यूस होगा, जो हमारी स्प्रिंग है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी तभी तो हमारा डिफ्लेक्शन फाइंड होगा। अब डिफ्लेक्शन किस कंडीशन में होगा, उसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या फिर बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो या ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा हो। अगर स्प्रिंग हमारी ऐसी घूम रही है तो एक एंगल पे लग रहा है, देखो जैसे बेंडिंग की बात करूं, जो डब्ल्यू है और आर, इसके कारण क्या है, इसमें स्प्रिंग में एक ट्विस्ट जनरेट होगा और एक बेंडिंग जनरेट होगा। जो हमारा ट्विस्टिंग जनरेट होगा वो टेंजेंटियल फोर्स के अकॉर्डिंग होगा। जब टेंजेंशियल अकॉर्डिंग फोर्स होगा तो हमारा जो डब्ल्यू आर है 2 कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक कॉस में होगा एक साइन में होगा। जो कॉस के साथ होता है वो हमारा ट्विस्टिंग के लिए है, और जो बेंडिंग के साथ है वो साइन के लिए है। ओके, आपको 3D व्यू भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आगे दोस्तों अभी कि कैसे होता है। देखो, क्योंकि हमारी बेंडिंग है, सपोज दैट अगर हम माने जो डब्ल्यू आर है, डब्ल्यू आर वेट के कारण ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बेंडिंग क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, ट्विस्ट हो रही है, और बेंडिंग में हमारा फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए ट्विस्टिंग के लिए T इक्वल टू डब्ल्यू आर कॉस अल्फा, और बेंडिंग के लिए M इक्वल टू डब्ल्यू आर साइन अल्फा मैंने पुट कर दिया। अब ट्विस्टिंग के हमें कंडीशन पता है T अपॉन J टाउ अपॉन R, तो इस कंडीशन से मैंने T की वैल्यू निकाली, टाउ अपॉन R इंटू J। अब देखो ये हमारा निकल गया। इसके बाद हमें T की वैल्यू पता है, T ट्विस्टिंग मोमेंट है, कॉस जनरेट होगा, डब्ल्यू आर एन कॉस अल्फा, और ये T R इक्वल टू क्या होता है हमारा D अपॉन 2, R इक्वल टू क्या होता है D अपॉन 2, और J हमारा क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए पाई डी की पावर 32। ये वैल्यू को मैंने सॉल्व किया, हमारा इतना रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। इस रिजल्ट को दोस्तों अभी ऐसे रहने देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूं इसको क्या करना है। ओके, एज इसको ऐसे रहने दो अभी। ये अभी हमने जो बात किया था वो हमारा ट्विस्टिंग के लिए था। अब हम बेंडिंग की बात करते हैं। बेंडिंग का हमारा रिलेशन क्या होता है, M अपॉन आई, E अपॉन आर और सिग्मा अपॉन वाई। हमें रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए, इस वाली इक्वेशन के और इस वाली इक्वेशन के बीच में। तो M अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई मैंने कर दिया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहां से कि हमारा जो स्ट्रेस है सिग्मा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो M अपॉन आई इंटू वाई। अब M की वैल्यू पहले बताया था। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, डब्ल्यू आर साइन अल्फा के लिए है, तो डब्ल्यू आर साइन अल्फा और वाई इक्वल टू D अपॉन 2। आई हमारा क्या है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पाई डी की पावर D4, क्योंकि यह सर्कुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसलिए पाई डी की पावर 4 64 हमारा हो जाएगा। ओके, अब देखो ये सारी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 32 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा 32 डब्ल्यू आर साइन अल्फा अपन पाई डी क्यूब।
ओके, तो यहां से हमें क्या मिल गया, ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस मिल गया कि हमारा बेंडिंग स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो, अब हमें फाइंड क्या करना है, अब बात करते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट की। अब जो मोमेंट हो रहा है तो एंगल ऑफ ट्विस्ट भी इसमें जनरेट होगा। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए मैंने ये क्या है जी, यहाँ फाई से डिनोट किया मैंने, इसलिए फाई कंसिडर कर लिया, आपकी बुक में भी फाई है। तो जी फाई अपान एल टी अपान जे, फाई की वैल्यू निकाली टी एल अपान जे और जी। अब टी और एल, टी क्या है ट्विस्टिंग के लिए है डब्ल्यू आर कॉस अल्फा, और जे और जी एज इट इज एल। एल की बात करें तो एल हमारा क्या है, एल हमारा हो गया जो हमारा लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारी ट्विस्टिंग के लिए हो गया। अब हम इसी तरह बेंडिंग के लिए फाइंड करेंगे। तो बेंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, एम एल अपान ई और आई डब्ल्यू आर साइन अल्फा एल अपान ई और आई। अब ये एल किस लिए आया आपकी फॉर्मूला में, तो एल तो रहता नहीं है क्योंकि हमारा जो फाई है वो एल अपान आर होता है, 1 अपान आर फाई अपान एल के तरीके से हम एल निकालेंगे, यहाँ के एल के टर्म में इसे रखेंगे। अब देखो, जो हमारा वर्क डन बाई लोड इन डिफ्लेक्टिंग होगा वह स्प्रिंग इज इक्वल टू द स्ट्रेस एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। कहने का मतलब जो हमारा टोटल उसमें डिफ्लेक्टिंग हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है, वो किसके बराबर होगी, बेंडिंग मोमेंट के और प्लस जो भी हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया 1 अपान डब्ल्यू एंड डेल्टा के, जो हमारा चेंज इन लेंथ है। ओके, तो इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व किया, 1 अपान 2 1 अपान 2 1 अपान 2 कैंसिल हो गया। अब ये डब्ल्यू, ये हमारा क्या डेल्टा, जो हमें फाइंड करना है टी फाई एम बी, सारी वैल्यू हमें पता है, टी की वैल्यू पता है डब्ल्यू आर कॉस अल्फा, फाई की वैल्यू ऑलरेडी भी हमने निकाला है, ये देखो फाई की वैल्यू ऑलरेडी निकाला है अभी, ये यहां से इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन यहां तक बन जाएगा। ओके, जब इक्वेशन ये हम सॉल्व करेंगे यहां से बन जाएगा। फिर से अगेन हमें सारी वैल्यू रखनी है, 2 पाई आर स्क्वायर, एल ऑलरेडी मैंने बताया था क्या होता है, 2 पाई आर एन सेक अल्फा होता है कॉस अल्फा, जे की वैल्यू पाई डी के बाद 32 जी एंड साइन स्क्वायर अल्फा ई, और आई की वैल्यू भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह पुट कर देंगे। तो ये भी वैल्यू पुट करेंगे 64, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। और दोस्तों हमारा रिजल्ट भी निकलेगा कि हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा। बार बार बता रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, ये जो मैंने बताया है ये ओपन के लिए है ना कि क्लोज के लिए है। ओके, तो इस तरीके से हम डिफ्लेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। फिर बार आपको एक बार मैं मेमोरी कराता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, सीधे एक बार बेंडिंग लगाना है, एक बार ट्विस्टिंग लगाना है। आपको ये रिजल्ट तो याद हो गया होगा कैसे आएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें फाई की वैल्यू निकालनी है, फाई की और बीटा की, और एनर्जी इक्वेशन से 1/2 से इस इक्वेशन को और इक्वेशन को टोटल वर्क डन के लिए फॉर्मूले लगाना है कि टोटल एनर्जी हमारी जो इक्वल होगी स्ट्रेस एनर्जी के और हमारी जो मोमेंट के कारण एनर्जी हो रही है, दोनों को इक्वल कर देना है, सॉल्व कर देना, हमारा रिजल्ट क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, वहां जो मैंने बात किया था वो बात किया था एक्सियल लोड के कारण जो हमारा डिफ्लेक्शन निकला था। अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ट्विस्टिंग के लिए कि अगर हमारे एक्सियल ट्विस्टिंग लग रहा है तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या फाइंड होगा। याद रखना, दो कंडीशन है, एक हमारा एक्सियल लोड के लिए था, या फिर हम इसे एक्सियल थ्रस्ट भी कह सकते हैं या फिर एक्सियल ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं। अब देखो, ये मैंने स्मॉल पार्ट एक कंसीडर किया। अब ये वाई वाई सेक्शन के लिए हमारा क्या है, ये बेंडिंग के लिए। इस कंडीशन में हमारी जो वाई डैश है ये बेंडिंग के लिए कि बेंडिंग की डायरेक्शन शो कर रही है। इस कंडीशन में फोर्स लग रहा है तो बेंडिंग हमारी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और इस कंडीशन में क्या है, ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी। ये मैंने दिखाने के लिए कि आपको इजिली समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग का छोटा सा पार्ट निकाला है, डब्ल्यू आर वेट कंसीडर करेगा। जो डब्ल्यू आर हमारा लग रहा है ना, अब देखो ये यही मैंने बताया था ना, जो हमारा डब्ल्यू आर लग रहा है वो दो फोर्स जनरेट कर रहा है। एक हमारा क्या दिख कर रहा है, बेंडिंग के लिए, एक हमारा ट्विस्टिंग के लिए। तो जब इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ये अल्फा है, ये हमारी स्प्रिंग इस तरीके है ना, इस तरीके से पूरी, तो स्प्रिंग इस तरीके से है तो क्या कर रहा है, डब्ल्यू आर ऐसे जनरेट हो रहा है। तो डब्ल्यू आर जो फोर्स जो दो कंपोनेंट ब्रेक करेगा, ये एक कंपोनेंट हो जाएगा डब्ल्यू आर साइन अल्फा, एक हो जाएगा डब्ल्यू आर कास अल्फा। एक हमारा बेंडिंग के लिए हो जाता है, एक हमारा ट्विस्टिंग के लिए हो जाता है, ये याद रखना। अब देखो, अगर मैं बात करूं ओ एक्स डैश की, ओ एक्स डैश की क्या है, ट्विस्टिंग है, मैंने बताया। तो यहाँ टी इक्वल टू क्या रखना है, टी डैश इक्वल टू टी साइन अल्फा टॉर्जन के लिए, और एम डैश इक्वल टू टी कॉस अल्फा फॉर बेंडिंग के लिए। सेम हमें फिर क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी लगाना, जैसे हमने वहां लगाया था 1/2 टी फाई, 1/2 टी डैश टी फाई और डैश। ओके, सारी वैल्यू उसी तरह पुट करना है। टी डैश की वैल्यू हमने टी कर दी, यहां से हमने टी डैश फाई इक्वल टू निकाल लिया टी एल अपान जे जी, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है 1/2 एम डैश, और बीटा की वैल्यू भी मैंने
निकाल ली, यानी फाई भी निकाल लिया, ट्विस्टिंग भी निकाल लिया और यहाँ से बेंडिंग भी निकाल लिया, दोनों के यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब देखो हमें सब कुछ गिवन है, बस क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 1/2 T5, 1/2 यहाँ टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा L G और J, 1/2 M स्क्वायर L और E और I। इसी तरीके से 1/2 अब ये हमारा क्या है, टी स्क्वायर है, L G J है, टी स्क्वायर, अब टी 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 टी, बार बार टी की वैल्यू मैंने क्या बताया था, WR टी साइन अल्फा, ओके, टी साइन अल्फा, तो टी साइन अल्फा हो गया, ये हमारा टी साइन अल्फा स्क्वायर कर दिया, और M के लिए टी कॉस अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे इजिली, यहां फाइंड हो जाएगा। L की वैल्यू हमें फिर वही रखनी है 2πRN सेक अल्फा, फाई की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी इस इक्वेशन से। अब हमें फाइंड करना है डिफ्लेक्शन हमारा कितना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, डिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, आपके जो क्वांटम में दिया हुआ है बुक में डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब ये जो डिफ्लेक्शन है वो दो कंडीशन से प्रोड्यूस हो रहा है ना, एक हमारा है R फाई कास अल्फा माइनस BR साइन अल्फा, क्योंकि दो कंपोनेंट हमारे हैं, जो दो कंपोनेंट है वो इस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं कि दोनों डिफ्लेक्शन को एक दूसरे से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा R फाई कॉस अल्फा माइनस BR साइन अल्फा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब हमारा फाइनली डिफ्लेक्शन आएगा जो आपकी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। कैसे, देखो R इक्वल टू R, फाई की वैल्यू हमें पता है TL/G और J कॉस अल्फा माइनस ML E और I R साइन अल्फा, ओके। तो डिफ्लेक्शन हो गया। अब देखो इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, सीधे से जो जो दिया वो सॉल्व कर लेंगे और यहां से फिर क्या करेंगे, कॉमन निकलेगा हमारा LTR साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इस तरीके से हमें इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगी और ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, बार बार बता रहा हूं, R फाई कॉस अल्फा एंड बीटा R साइन अल्फा, ठीक है। यानी एक हमारा क्या है, ट्विस्टिंग से जनरेट हो रहा है, एक हमारा क्या हो रहा है, बेंडिंग से हो रहा है, R कॉस अल्फा और R साइन अल्फा, दोनों की वैल्यू हमें पता है, रख देंगे तो हमें फाइनली रिजल्ट आ जाएगा कि हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारी लीफ स्प्रिंग क्या होती है। लीफ स्प्रिंग कैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ये एक पत्ती के आकार की, जैसे छोटी छोटी क्या है, जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा कि नीचे साइड हमारी लोड को वीरिंग करने के लिए लीफ स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है, जो क्या होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर में बनी होती है, एक स्लिप लगी होगी, फिर दूसरी स्लिप लगी होगी, फिर तीसरी स्लिप लगी होगी, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है ना और रेडियस रहता है वो इक्वल रहता है, सिर्फ लेंथ का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रहता है, और ऐसे ही क्या होता है, कंटिन्यू बेंडिंग के कारण लगती रहती है स्प्रिंग, ठीक है। तो ये हमारी होती है लीफ स्प्रिंग। क्या है कि फ्लैट स्प्रिंग और कैरेज स्प्रिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। कॉन्जिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ द फ्लैट प्लेट ऑफ ए वेरिंग लेंथ हेल्ड टुगेदर बाय मीन ऑफ क्लैंप बोल्ट। ये क्या होता है, ये क्लैंप हमारा होता है इस तरीके से बोल्ट के कारण, जिसे हम कहते हैं रिबाउंड क्लिप। ये सारी स्प्रिंग जो होती है कारण से जुड़ी होती है, और जो हमारी ऊपर वाली स्प्रिंग होती है उसे हम कहते हैं मास्टर स्प्रिंग। पूरी लेंथ कितनी है, L है, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमारे डिफ्लेक्शन को मैंने शो किया हुआ है। और हमारी जो सारी स्प्रिंग कहलाती है छोटी छोटी नीचे होती है उसे हम कहते हैं ग्रेजुएटेड लीफ स्प्रिंग, ओके। अब मैंने सबको कंसीडर कर लिया। बी हमारी क्या है, विड्थ ऑफ ईच प्लेट की है, जो हमारी प्लेट है इस तरीके से प्लेट हमारी है, एन नंबर ऑफ द प्लेट है, बहुत सारी प्लेट लगी है इसलिए एन कंसीडर किया। बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट कितनी है, टी है। डब्ल्यू हमारा क्या पॉइंट लोड लग रहा है और ओरिजिनल डिफ्लेक्शन हमारा है। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में कि हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इसका प्रूफ लोड कितना होगा और बेंडिंग स्ट्रेस कितना हमारा प्रोड्यूस होगा। हमें पता है सेम, अगर हम मोमेंट की बात करें तो वेट हमारा कितना लग रहा था, W/2 लग रहा है, W/2 L डिस्टेंस पे L/2 पे, तो मैंने क्या किया, जो बेंडिंग निकाल लिया W/2 इंटू L/2, W L/4 आ जाएगा हमारा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, IBT³/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई, क्योंकि हमारी क्या जस्ट है पत्ती है रेक्टेंगुलर साइड में, तो BT³/12 हो जाएगा हमारा। हमें बेंडिंग इक्वेशन लगाना है पहले, क्या है M/I और ये हमारा सिग्मा/Y। M की वैल्यू सिग्मा I इंटू वाई और y इक्वल टू क्या होता है T/2, I इक्वल टू BT³/12। देखो फॉर M हमें इतना मिल गया। अब हमारा जो ये हमारा M है ना, हमने सिंगल एक पत्ती के लिए फाइंड किया था, बट हमारी रेस्टिंग जो मूवमेंट है वो क्या है, बहुत सारी नंबर ऑफ द टर्न है हमारी, तो मैंने N से क्या किया, इसको मल्टीपल कर दिया, ठीक है। तो हमें यहां से बेंडिंग मोमेंट मिल गया। अब एक चीज सोचो, जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, लोड के कारण हो रहा है ना, लोड के कारण हो रहा है, जो प्रेजेंट हमारा है रेस्टिंग मोमेंट है, तो हमने लोड को क्या किया, इससे इक्वल कर दिया, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट बना के चलना है। जो हमारा ये जनरेट हो रहा है मैक्सिमम बेंडिंग हमारा किस कारण जनरेट होगा, जब हमारा लोड ज्यादा लगेगा, तो इस लोड को इस बेंडिंग जो है इक्वेशन है उसको मैंने क्या किया, दोनों से इक्वल कर दिया। तो WL/4
और बेंडिंग की इक्वेशन जो मैंने फाइंड की थी एन बी टी स्क्वायर अपॉन 6, तो बेंडिंग स्ट्रेस हमारे यहां से फाइंड हो जाएगा। हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3WL 2NBT स्क्वायर हमारा फाइंड हो जाएगा रिजल्ट। हमें दोस्तों फाइनली सॉल्व क्या करना है कि हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा, क्या होगा डिफ्लेक्शन कितना होगा, डिफ्लेक्शन y माइनस वाई डैश। अब देखो जो हमारा बेंडिंग इक्वेशन में जब हमने पढ़ा था आगे इक्वेशन में, जब हमारा कोई लोड लगता है तो इसका जो डिफ्लेक्शन आता है ना वो होता है L स्क्वायर अपॉन 8R। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कहां से आया तो मैं इसको भी सॉल्व करके बता दूंगा, बट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। ये होता है L स्क्वायर अपॉन 8R। L स्क्वायर अपॉन 8R मैंने कर दिया, यहां से R की वैल्यू निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। कौन से किस रिलेशन से, जो हमारा रिलेशन में फाइंड है M अपॉन आई E अपॉन R से, ठीक है। ये मेरा रिलेशन फाइंड हो जाएगा यहां से, तो ये हमें निकल जाएगा 1 अपॉन R सिग्मा E अपॉन वाई, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा फाइंड भी हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा डिफ्लेक्शन इतना होता है, तो हमें वैल्यू सारी रख दी L सिग्मा E इंटू वाई, ये हमें पता है सिग्मा। अब देखो L स्क्वायर सिग्मा E और Y सबकी वैल्यू हमने पुट किया। अभी हम ऑलरेडी सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, जो हमें फाइंड हुआ था कि हमारा सिग्मा की वैल्यू निकला हुआ था, उसको मैंने यहाँ किया पुट कर दिया। जो हमारी क्या थी, सिग्मा की वैल्यू थी B की 3WL 2NBT स्क्वायर, उसको पुट किया यहाँ से। पुट करने के बाद y इक्वल टू हमारा क्या T/2 होता है। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमें फाइनली रिजल्ट में आएगा कि हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा। एक और पूछ रहा था उसमें प्रूफ लोड, कि हमारा प्रूफ लोड क्या होगा। प्रूफ लोड कहने का मतलब ये जो वाई डैश है ना, अगर ये 0 हो जाए तो प्रूफ लोड इक्वल हो जाएगा, यानी W इक्वल टू मैंने क्या किया, इसके इक्वल कर दिया। तो इसको सॉल्व किया क्या लेमडा, तो ये वाई डैश था, ये क्या हो जाएगा 8NBT क्यूब E और Y 3L क्यूब। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर हमारी क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग टाइप का दिया हुआ है तो उसमें हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा। अब इस तरीके से हमारी जो क्वार्टर है ऑलरेडी कह रहा है कि पूरी स्प्रिंग नहीं है, इस तरीके से हाफ स्प्रिंग होती है, बहुत कम इसका यूज करते हैं, बट कहीं कहीं यूज भी इसका होता है, ठीक है। अब ये क्या है, लाइक हमारा कैरेज स्प्रिंग है, क्वार्टर इलिप्टिकल टाइप की स्प्रिंग है। अब देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है M मोमेंट हमें लगाना है, W इंटू एक्सएल, W L के बराबर हो जाएगा हमारा मोमेंट। अब मोमेंट के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, यहाँ से M इक्वल टू आई सिग्मा अपॉन वाई, यहां से हम निकालेंगे M की वैल्यू, M हमें निकल गया सिग्मा वाई अपॉन वाई। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और तो M इक्वल टू हमारा आ जाएगा सिग्मा BT 12 एंड T अपॉन O, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया BT क्यूब अपॉन 12 मैंने रख दिया, इसे सॉल्व किया, ये हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। N हमने इसलिए मल्टीपल कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ द स्प्रिंग लगी हुई है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं समझा रहा हूं कि अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि बुक में आपके बहुत सारे पॉइंट नहीं दिए होते हैं। फिर केस वही केस मैंने आपको बताया था, जैसे जो हमारा बेंडिंग जनरेट हो रहा है किसके कारण हो रहा है, लोड के कारण हो रहा है। लोड के कारण बार बार बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, भूल जाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। लोड के कारण हुआ, यहां से लोड इक्वल टू दोनों इक्वल कर दिया बेंडिंग को, यहां से हमें स्ट्रेस मिल गया इसका कि 6WL अपॉन NBT स्क्वायर, ओके। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं रेडियस के बारे में, कैसे निकालेंगे। देखो ऑलरेडी अब मैंने अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन बताया था। सपोज दैट देखो ये हमारा इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसको जियोमेट्री में देखें तो हमारा C और E और B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A और E और D, ये हो जाएगा। तो L इंटू L और टोटल R है और R 2R हो जाएगा, तो 2R माइनस लेमडा घटा देंगे तो ये रिजल्ट हमें डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। और ED हमारा ऑलरेडी क्या है, जो में चेंज हो रहा है, ये तो हमें फाइंड करना है। देखो फिगर देखो दोस्तों, ये क्या है, इस तरीके से हमारी स्प्रिंग है ना कुछ। अगर इसको हमें फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन को लेना है, तो मैंने क्या किया, एक सर्किल कंसिडर कर दिया इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ओके। वही मैंने किया है यहाँ, देखो। अब देखो L स्क्वायर इक्वल टू फाइंड करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, स्मॉल हमारी अमाउंट है 2R और हमारा डिफ्लेक्शन लैम्डा फाइंड हो जाएगा, ओके। अब देखो ये L स्क्वायर अपॉन 2R, L स्क्वायर अपॉन 2R। अब क्या करेंगे, यहां से फिर हम क्या करेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे। R की वैल्यू यहां से मैंने निकाल लिया, R की वैल्यू यहां पुट कर दिया। फिर 6WL इंटू L स्क्वायर, सारी वैल्यू क्या करनी है, पुट कर देनी है। हमें सबकी वैल्यू पता हो गई है, L की भी पता है, 6 ये सिग्मा E और Y की, तो हमें इस तरीके से डिफ्लेक्शन यहाँ फाइंड हो जाएगा 6WL क्यूब अपॉन ENBT क्यूब। जैसा कि मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट स्ट्रेस व्हेन कॉलम रेक्टेंगल सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिक लोड।
अगर इसेंट्रिक लोड की कंडीशन में है तो उस कंडीशन में हमारा जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। पहले मैं बात कर रहा हूं कि इसेंट्रिक लोड आखिर होता क्या है। जनरली हमारा लोड क्या होता है, सेंटर पे लगा होता है। ओके, अगर यही लोड सेंटर के इस डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे लग जाए तो एज ए सेंटर पे ना लगे तो उस लोड को हम कहते हैं इसेंट्रिक लोड। ओके, यानी कहने के बाद सेंटर ऑफ एक्सिस पे हमारा वो लोड नहीं लग रहा है, इस तरीके से हमारा जो लोड होता है वो इसेंट्रिक लोड होता है। वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट यूनिट 4 भी मैं आपकी अभी एग्जाम के पहले ही ला दूंगा, आप पढ़ लेंगे अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ एक रेक्टेंगुलर मैंने सेक्शन कंसीडर किया जिसको मैंने मान लिया ई डिस्टेंस पे एक फोर्स लग रहा है P, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिक फोर्स। ओके, एक रेक्टेंगल मैंने कंसीडर किया इसी तरीके से, ये मैंने मान लिया B है, ये हमारा क्या D है, एक्स एक्स है एंड वाई एक्सिस है। अगर मैं बात करूं इसके मोमेंट की, कि मोमेंट क्या हो जाएगा, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, P इंटू ई हो गया। बेंडिंग स्ट्रेस फिर वही फॉर्मूला M/I सिग्मा अपॉन वाई, सिग्मा अपॉन आई वाई, आई क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए हो जाएगा क्यूब अपॉन 12, आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, इसलिए मैंने इसे यहाँ B माना है, यहाँ D माना है। ओके, तो यहां से मैंने इसको रख दिया, ये हमारा क्या है, सिग्मा हमारी फाइंड हो रही है वैल्यू, तो 12m अपॉन BD क्यूब इंटू वाई हमें फाइंड हो जाएगा। y हमारा क्या है, B अपॉन 2 है, क्योंकि हाफ डिस्टेंस पे वर्क करेगा हमारा, तो y इक्वल टू B/2 मैंने यहां से पुट किया। ये सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। m की वैल्यू रख दिया P इंटू ई एंड 6PE एंड D स्क्वायर, और सिग्मा B हमारा स्ट्रेस फाइंड हो जाएगा 6PE इंटू A इंटू B। ओके, बट हमें चाहिए क्या, सिग्मा मैक्स चाहिए और सिग्मा मिनिमम चाहिए कि ये हमारा क्या निकलेगा। अगर सिग्मा मैक्स की बात करें तो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड हो गया, यानी कहने का मतलब ये हमारे सिंगल एक तो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड करना है, अब एक जो डिस्टेंस की दूरी पे फाइंड करना है वो भी, तो डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा P अपॉन A हमें पता है, ये वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है अभी, कितना आया था 6P और A इंटू B, तो वैल्यू रख दिया, ये हमारा हो गया सिग्मा मैक्स। अब मिनिमम की बात करें, सीक वैकेंसी से दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है, तो हमें मिनिमम फाइंड हो जाएगा। पता चल गया कि इसेंट्रिक लोड की कंडीशन में स्ट्रेस को कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इजी है दोस्तों। फिर से आप देखिए, m इक्वल टू कुछ दूरी पे फोर्स लग रहा है, मोमेंट निकालना है, मोमेंट के बाद ये रिलेशन आपको पता ही है, सिग्मा की वैल्यू निकालने के बाद दोनों को क्या करना है, एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है, आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। अब मैं कुछ यूलियर जो हमारी है, कुछ मैंने यूलियर क्रिपलिंग लोड से कुछ मैंने क्वेश्चन को कंसिडर किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, जो 3-4 हमारी लोडिंग की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने सब फर्स्ट कंसिडर किया कि ड्राइव रिलेशन फॉर द यूलियर क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम व्हेन बोथ एंड इज हिंज। अगर बोथ एंड हमारे हिंज पे हैं तो हमारा क्या, जो हमारी क्रिपलिंग फोर्स निकलेगा वो कितना निकलेगा वो देखते हैं। सपोज दैट ए और बी हमारे क्या दोनों हिंज पे हैं, ये हमारा फोर्स लग रहा है P और टोटल लेंथ L है। फोर्स जब लगेगा तो बेंड होगी हमारी, ये बेंड हो गई हमारी बीम, और ये हमारा y डिस्टेंस पे, x के डिस्टेंस पे, नीचे से हमने y मान लिया। ओके, अब क्या करना है, हमें पहले फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कहने का मतलब मोमेंट फाइंड करना है। मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा, माइनस P इंटू वाई, क्योंकि y के डिस्टेंस पे है, y इंटू P हमारा जो फोर्स है। P m की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, ये वाली हमें कि E और I d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हमें ऑलरेडी पता है। हमने क्या किया, इसको फाइंड किया, इस इक्वेशन को मैंने इस साइड किया, एक इक्वेशन बना ली जो हमारी डिफरेंशियल फॉर्म में है। अब देखो, एक ये जो हमारा फॉर्म है ना, इसके जनरल सोल्यूशन होते हैं दोस्तों। अब ये जनरल सोल्यूशन कहाँ आता है, आप अभी यहाँ रख लीजिए, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है कि जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो अगर आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें कि जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कहाँ से आती है, मैं डिटेल से आपको डिस्कस करूंगा। अब देखो, अब जो जनरल सोल्यूशन का फाइंड होगा वो होगा y इक्वल टू a cos x रूट P अपॉन E और I प्लस B साइन x रूट P अपॉन E I। दिस इज कॉल्ड ओनली जनरल सोल्यूशन। अब यही से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमने दोस्तों दो कंडीशन ले ली, दोनों कंडीशन में क्या है, हमारा जब x 0 है, यहाँ x इक्वल टू 0 है, तो y भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, यानी क्या डिफ्लेक्शन हमारा कुछ नहीं होगा। अब x इक्वल टू L भी हमारा क्या है, यहाँ डिफ्लेक्शन 0 है। ओके, इस कंडीशन में क्या है, तो y इक्वल टू जो हमारी इक्वेशन फाइंड हुई थी, जनरल सोल्यूशन थे, वो मैंने वैल्यू पुट कर दी, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अरे सर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दिस इज 0 एंड cos 1 हो जाएगी वैल्यू, a आ जाएगा, और इस टर्म हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए a1 इक्वल टू हमारा हो गया 0। ठीक है, इसी सेम कंडीशन x इक्वल टू L पुट करते हैं वैल्यू के लिए, और y इक्वल टू 0। फिर देखते हैं हम, x इक्वल टू L, y इक्वल टू 0 हो गया हमारा, x इक्वल टू L पुट करेंगे,
इसके लिए तो इस तरीके से हमारा वाई बी और साइन, क्योंकि ए टर्म हमारा ऑलरेडी 0 आ चुका था, इसलिए ये टर्म हमारा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां से बी साइन एक्स अपॉन पी ई आई में मिल गया, ये हमारा एल हो जाएगा, एल। ओके, ये मैंने इक्वेशन यहां से फाइंड कर लिया। अब जो हमारी इक्वेशन फाइंड हुई है y इक्वल टू 0 था ना, ये 0 है। ओके, अब ये इक्वेशन हम देखते हैं, इक्वल टू एल एंड y इक्वल टू 0 से हमारी ये इक्वेशन क्या है, साइन के टर्म है। अगर इस वैल्यू की हम बात करें तो साइन की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम में 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, यही तो वैल्यू हमारी इंडिकेट करती है। तो हमने यहां से एल इक्वल टू निकाल लिया ई आई एंड इसको पाई को मैंने एक को वैल्यू कंसिडर कर दिया। तो इससे हमारा जो पी इक्वल टू आ जाएगा पाई स्क्वायर, स्क्वायर किया इसको क्योंकि एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पी ई आई एंड पाई स्क्वायर। हमें वैल्यू कितनी निकालनी, पी की निकालनी थी, क्रिपलिंग की, तो क्रिपलिंग, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई एंड एल स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल इजीली प्रूफ हो गया और आपके 10 नंबर भी मिल गए। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन कैसे सॉल्व करेंगे। सारे में यही है, बस आपको जनरल सोल्यूशन क्या है और उसकी बाउंड्री कंडीशन है वो थोड़ा समझना है। अगर हमारा क्रिटिकल बकलिंग है फॉर कॉलम हैविंग द बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड हमारे क्या फिक्स है, वहां क्या था, हिंज था। अब बोथ एंड फिक्स है, ये है, ये हमारा पी है, एम नॉट हमारा क्या है, मोमेंट हमारा क्रिएट होगा। अब ये जो मोमेंट क्रिएट होगा ये किसका होगा, एम। अगर हम टोटल मोमेंट की बात करें तो एम इक्वल टू एम नॉट माइनस पी वाई, एक हमारा फोर्स भी तो जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, एम की वैल्यू हमें पता है, यहां से वैल्यू हमने रख दिया इसको, इस कंडीशन पे हमारा आ गया एम इक्वल टू एम नॉट माइनस पी वाई। क्या है, जब बोथ दोनों इंड क्या है हमारे फिक्स हैं, यहां हमें फाइंड हो गया। ये जो हमें फाइंड हुआ है ना, इसका जनरल सोल्यूशन फिर हम अभी फाइंड करते हैं। ई मैंने इस साइड किया, ये हो गया हमारा। ओके, यहां तक तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब बात है जनरल सोल्यूशन की। अब इसका जनरल सोल्यूशन देखते हैं हम क्या है। इसका जनरल सोल्यूशन हमारा क्या होगा, सेम a1 cos x p अपॉन e, b2 sin दिस और m नॉट अपॉन p। ये इसका होता है जनरल सोल्यूशन, जो हमारे बोथ इंड क्या है, फिक्स हैं। ओके, बोथ इंड क्या है, फिक्स है। इस कंडीशन हमारा जनरल सोल्यूशन ये हमें फाइंड होता है। अब हमें जनरल इसमें क्या करना है, पहली कंडीशन लेनी है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू l, y इक्वल टू 0 एंड डिफ्लेक्शन के लिए x इक्वल टू 0 एंड dy इक्वल टू डिवाइड x इक्वल टू 0। तीन कंडीशन मैंने कंसिडर किया हुआ है, तीनों कंडीशन को लेंगे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू को पुट करेंगे, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये सारा 0। हमें देखो यहां से a मिलेगा, यहां से a मिलेगा और ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, माइनस m नॉट अपॉन p आ गई। अब हमें x इक्वल टू l के लिए पुट करना है और y इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू l के लिए, y इक्वल टू 0 के लिए। y हमारा 0 हो गया, a की ऑलरेडी वैल्यू मिली हमारी माइनस m अपॉन p, इस वैल्यू को यहां रखेंगे। cos l की वैल्यू x इक्वल टू l रखना है, ये किया, और ये हमारा टर्म क्या होगा, अब ये क्या था, y इक्वल टू 0 था। इस कंडीशन को पहले देखने से पहले एक कंडीशन और देख लेते हैं। जब हमारा क्या है, y इक्वल टू 0 और dy अपॉन dx 0 है, तो dy अपॉन dx इसको मैंने किया ताकि b की वैल्यू में इजिली फाइंड हो जाए। तो इसको अगेन क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, देखो माइनस का 1 अपॉन p, कॉस के लिए साइन हो जाएगा, देखो ये कॉस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसको डेरिवेट कर दिया, फिर वही कंडीशन लगानी, x इक्वल टू 0 डिवाइड बाय दिस 0, यानी b की वैल्यू में 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ डायरेक्ट मैंने b की वैल्यू के लिए 0 रख दिया हुआ है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ x इक्वल टू 1 के लिए आया, अब 1 के लिए 1 की वैल्यू कब एग्जिट करेगी, 0, 2 पाई, 4 पाई के लिए। ओके, आपने मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी होगा ये चीजें। तो 2 पाई, अब एल स्क्वायर अपॉन पी। अब इस तरीके से हमारा ये वैल्यू पी की वैल्यू फाइंड हो गई, क्रिपलिंग हमारा फाइंड हो गया 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, फॉर जब दोनों इंड हमारे क्या है, फिक्स हैं। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कंसिडर किए हैं। अब इसके सारे आप और भी जो हिंज सपोर्ट है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो लिमिटेशन है यूलर थ्योरम की क्या थी, यूलर थ्योरम की जो लिमिटेशन थी उन्होंने क्या किया था, कह रहा है कि इस जो हमारे स्टड था जो उन्होंने कंसिडर किया था वो उन्होंने क्या किया था, परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए, यानी उन्होंने जो कंसिडर किया था वो स्टार्टिंग में परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके ड्रॉबैक थे, लिमिटेशन इनकी निकल के आएगी। एंड लोड इज एक्जियली एग्जैक्ट एक्जियल होना चाहिए बिल्कुल, एंड इन प्रैक्टिस दिस असम्पशन आर द नेवर इज, और ऐसा हमारा पॉसिबल नहीं है। और इन्होंने जो भी सॉल्व किया था ओनली जो हमारी लंबे कालम है, लंबी है, उसमें सॉल्व किया था। देयर इज ए ऑलवेज सेम इसेंट्रिक एंड इनिशियली इन्होंने क्या किया था, जो भी फोर्स लिया था वो ओनली सेंटर पे लिया था, एक्सियल पे लिया था, इसेंट्रिक की कंडीशन में कोई भी डेरिवेशन नहीं दिया था। बट ऐसा हो सकता है कि हमारा फोर्स जरूरी नहीं है किसी पोजीशन पे लगे। ओके, और जो हमारा मटेरियल है
इलियर थ्योरम के लिए होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है, और आइसोट्रोपिक होना चाहिए यानी मटेरियल, और जरूरी नहीं है जो मटेरियल हमारा है वो मिक्स हो, होमोजीनियस तो जरूरी नहीं हो सकता है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक थे। फिर क्या रहेगी, दस ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन प्रैक्टिस स्ट्रेस सफर डिफ्लेक्शन बिफोर क्रिपलिंग लोड इंक्रीज विद द लोड। वही बता रहा है कि क्रिपलिंग लोड अगर हमारा इंक्रीज है तो क्या कंडीशन हो सकती है, एज ए रिजल्ट बेंडिंग मोमेंट एक्ट द फेलियर। उन्होंने सिर्फ क्रिपलिंग लोड के बारे में बात किया था कि हमारा फोर्स लग रहा है, बेंडिंग बेंट हो रही है, अगर हमारा इसमें फोर्स लग रहा है, बेंडिंग लग रही है, तो हमारा छोटी बीम है तो क्या क्रश भी हो सकती है। तो उन्होंने ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, इसलिए थ्योरी हमारी क्या थी, इसके कुछ ड्रॉबैक निकल के आए थे। ओके, इन्होंने एक और बताया था कि हमारा जो स्टार्टिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए आफ्टर, जब हमारा कोई फोर्स नहीं लगा हो, जरूरी नहीं है वो ऐसे बेंड भी हो सकता है कुछ। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे यूलर थ्योरी के। जो इन्होंने एजम्पशन लिया था यूलर कॉलम का, वो क्या था कि कॉलम इज इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट एंड द लोड इज अप्लाइड एक्चुअली। वही मैंने बताया कि कॉलम बताया कि, और इसी को हम कह सकते हैं ड्रॉबैक में भी डाल सकते हैं, यही हमारा मेन पॉइंट होता है याद करने का। क्या बताया था, कॉलम इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट, हमारा जो इनिशियली जैसे हमारा बेंडिंग है, जो यहाँ फोर्स लग रहा है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए क्रॉस सेक्शन, ठीक है, लोड इज अप्लाइड एक्चुअली, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कॉलम इज यूनिफॉर्मली, और जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसका यूनिफॉर्मली होना चाहिए इट्स लेंथ के अकॉर्डिंग। मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक, मटेरियल हमारा परफेक्ट इलास्टिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, मटेरियल सेम टाइप का होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के मटेरियल उसमें ना हो। फिर ओबे हुकला, हुकला का फॉलो करना चाहिए, यानी स्ट्रेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस हमेशा फॉलो होना चाहिए। और बताया इन्होंने कि डायरेक्ट स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कहने का मतलब जो हम डायरेक्ट स्ट्रेस लगाते हैं वो हमारा बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस, जो भी हमारी बीम क्या हो रही है, बेंड हो रही है। सेल्फ वेट ऑफ ए कॉलम इज निग्लेजिबल, जो बेंडिंग कोई भी कॉलम है उसका सेल्फ वेट इन्होंने क्या किया था, निग्लेक्ट किया था, बल्कि सेल्फ वेट की काउंट भी हमारी जो बीम है वो क्रिपलिंग हो सकती है या बेंड हो सकती है। तो लेंथ ऑफ ए कॉलम इज ए वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द अदर डायमेंशन। उन्होंने जो लिया था, उन्होंने ये हमेशा बताया था कि जो हमारी लेंथ ऑफ ए कॉलम इज ए वेरी लार्ज होना चाहिए एज कंपेयर टू द अदर डायमेंशन के। ये सारे उसके क्या थे, ड्रॉबैक थे। अब इसकी हम बात करते हैं इंड कंडीशन के बारे में, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसकी 4 कंडीशन है। पहला, बोथ इंड आर कॉलम आर हिंज, अगर दोनों कॉलम अगर हिंज में हो तो इस कंडीशन में ऐसे बनेगा, फॉर्मूला हमारा आएगा पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। इसको कैसे डेरिवेट करते हैं वो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अगर हमारा दोनों इंड क्या है, फिक्स है, वन इंड इज फिक्स है, अगर अदर इंड फ्री है, ओके, इस तो हमारी बीम ऐसे कुछ ड्रॉबैक बनेगा, इसका ड्रा बनेगा। अदर बोथ इंड हमारी कॉलम हमारा फिक्स है तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। और हमारा जो फोर्थ होता है वो क्या है कि वन इंड इज फिक्स एंड अदर इज पिंड, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर इसका फाइंड आउट होगा। अब हम बात करते हैं कि रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला क्या था। रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला ने यही बताया था, जो हमारा इलियर थ्योरी की थी उसके ड्रॉबैक थे, उन्होंने उसका क्या किया था, डेरिवेट करके रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला बनाया था। जो हमारा इसका रिलेशन निकल के आया था 1/PR PE एंड PC। PR हमारा क्या है, एक्चुअल लोड केस फेलियर रैंकाइन लोड, और हमारा जो PE बताया गया था वो बताया था इन्होंने इलियर क्रिपलिंग लोड के लिए, ठीक है। और हमारा जो PC बताया वो उन्होंने बताया कि क्रशिंग लोड के लिए, कि यूलियर में अगर क्रिपलिंग लोड है, क्रिसिंग लोड है तो किस कंडीशन में होगा। इन्होंने एक और दिया कि हमारा फॉर शॉर्ट कॉलम के लिए और एक लॉन्ग कॉलम के लिए 2 इक्वेशन इन्होंने फाइंड किया है, एक शॉर्ट के लिए एक लॉन्ग के लिए। उन्होंने ये बताया कि अगर हमारा जो PE है, जो हमारा क्रिपलिंग लोड है, वो अगर हमारा बहुत स्मॉल हो जाएगा, अगर वो बहुत स्मॉल हो जाएगा तो हमारा क्रशिंग लोड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस कंडीशन में क्या होगी, जो हमारी जो यूलियर लोड है वो 0 हो जाएगा। ये शॉर्ट कॉलम की कंडीशन में उन्होंने बताया। तो अगर ये इस कंडीशन में है तो हमारा जो PR है, जो हमारा रैंकाइन लोड है, वो क्या हो जाएगा, क्रिपलिंग लोड के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या रैंकाइन गॉर्डन ने बताया था। फिर उन्होंने लॉन्ग कॉलम के लिए क्या बताया, लॉन्ग कॉलम के लिए ये बताया कि अगर कोई भी हमारी बीम है, इसी का उल्टा उन्होंने जस्ट कर दिया कि अगर हमारा सपोजेड यूलियर लोड के लिए, क्रिपलिंग लोड के जो हमारा PR और PE है, तो ये शॉर्ट कॉलम के लिए क्या होगा, PC अपन जो हमारा क्रिपलिंग लोड है वो 0 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या था, जो हमारा यूलियर लोड है क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, ठीक है। ये क्या हमारा बार बार बता रहा हूँ, ये हमारा क्रिपलिंग है, ये हमारा क्रशिंग है, इसलिए C को मैंने डिनोट किया इसको E से। तो इस कंडीशन को दोनों को इन्होंने बताया था कि किस कंडीशन के लिए हमारा लॉन्ग के लिए क्या होगा और शॉर्ट के लिए क्या होगा।